नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं आपके साथ अनुराग शाह। आज के टैक्स मंत्रा एपिसोड में बात करेंगे 15 सितंबर की आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन की, ब्याज के नुकसान और रिटर्न फाइलिंग में बड़ी चूक से जुड़ी हुई जरूरी बातों पर। तो क्या जो सरकार ने रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर हमें राहत दी है या फिर इसमें छिपा है कोई अलर्ट? क्या देर से रिटर्न भरने पर एडवांस टैक्स का जो ब्याज है वो लगातार बढ़ता रहेगा? इसके अलावा अगर आपकी इनकम 10 लाख है लेकिन खर्च जो है वो 30 या 40 लाख रुपए है तो क्या आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? इसके अलावा अगर आप ईएमआई भर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं लेकिन सैलरी कम दिखा रहे हैं तो क्या सरकार की नजर में आप आ गए हैं? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग, जो बताएंगे कि कैसे इनकम और खर्च का सही मिलान करें, कैसे बचे ब्याज और जुर्माने से, और इसके अलावा कैसे बनाए अपने आईटीआर को आसान भरना और सुरक्षित भरना। इसलिए तो जुड़िए हमारे साथ टैक्स मंत्रा में, जहां टैक्स की हर बात होगी सीधी, सरल और समझदारी भरी। तो सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, सरकार ने जो 45 दिन की सीमा और बढ़ा दी है तो आपके मुताबिक क्या मकसद है उसका, और उसमें जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए क्या एक मैसेज है? देखिए अनुराग, जब 31 जुलाई लास्ट डेट होती है रिटर्न भरने की, तो आपने सुना होगा बड़ी हाय तौबा होती है कि ये लास्ट डेट है, आप डेट बढ़ा दीजिए, डेट बढ़ा दीजिए। लेकिन सरकार डेट नहीं बढ़ाती है। पर बड़ा अचंभित करने वाली बात है कि 31 जुलाई से बहुत पहले मई के महीने में ही सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि हम रिटर्न भरने की जो डेट होगी वो 15 सितंबर होगी। तो कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि हम अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, टेक्निकल ग्लिचेस को खत्म कर रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है कि चूंकि आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और आपको पता होगा हमारे पैन, आधार, मोबाइल आपस में लिंक्ड हैं। जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, तो वो सारी की सारी आपके पैन पर रिपोर्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग इज बीइंग रिपोर्टेड। आपके जो पैन नंबर में जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिपोर्ट होगी। और जो भी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, ये बहुत बड़ी समस्या कह लीजिए या बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है बहुत सारे टैक्स पेयर्स के लिए, जिनकी इनकम कम है लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा है। यानी आप इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच नहीं कर पा रहे हैं। आपको ध्यान होगा एक बार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वी आर ए नॉन टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी। मतलब लोग विदेश यात्रा करते हैं 2 करोड़ से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा व्हीकल खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 10 लाख से रिटर्न भरने वाले लोग बहुत कम हैं। 8.5 करोड़ की रिटर्न फाइल होती है, 8.5 करोड़ में से 5.5 करोड़ ऐसी हैं जिनमें टैक्स नहीं होता है, नील टैक्स की जाती है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं एक जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसमें आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी मैच किया जा रहा है कि क्या आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर मैच होती है या नहीं होती। एक बात मान लीजिए, नंबर एक बात, आपको अपनी इनकम को मैच करना है। यानी जो आप अपनी रिपोर्टेड इनकम है वो एआईएस से मैच होती है नहीं होती है। जनरली लोग, मैंने क्या देखा है, फॉर्म 16 आपके पास आया, और विशेषकर जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, वो अपने रिटर्न फॉर्म 16 के अकॉर्डिंगली भर देते हैं। उसके अलावा कोई इनकम है, मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड को सेल किया, आपको बैंक के एफडीआर से ब्याज आया, या आपको कोई और कैपिटल गेन्स इनकम है, उसको रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो एक तो आपको अपनी इनकम को मैच करना है एआई के साथ में, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो आपकी इनकम बता रही है कि आपको कहां कहां से इनकम आया। और दूसरा, आप अपने एक्सपेंडिचर को भी अपनी इनकम से मैच कीजिए बिल्कुल कि मैं इनकम, जितनी ईएमआई भरता हूं, जितना मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मेरी उतनी इनकम है या नहीं है। बिल्कुल तमाम सवालों के जवाब मैं लूंगा आगे और समझूंगा आपसे, लेकिन जो डेडलाइन बढ़ने का फायदा तो ये है कि आपको वक्त मिल गया, 45 दिन का और वक्त मिल गया। जो हाय तौबा मचती 31 जुलाई तक, अब वो हाय तौबा है 15 सितंबर तक मचती रहेगी। तो फायदा इसके अलावा और क्या फायदा है और नुकसान क्या है जो टैक्स पेयर को अभी नहीं पता चल रहे हैं लेकिन आगे चल के चलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो क्या है कि अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया है, तो फिर आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद जो उसका ब्याज है वो आपको लग रहा है। यानी आप जितनी जल्दी हो सके अपने रिटर्न को फाइल कर दीजिए। आप 15 सितंबर की इंतजार ना कीजिए। हमारे देश के लोगों को बड़ी परेशानी है कि वो लास्ट डेट में सारा काम करना चाहते हैं। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने 15 सितंबर को रिटर्न फाइल की, तो आप ये मान लीजिए जितना आपका शॉर्टफॉल है एडवांस टैक्स में, उस पर आपको 1% पर मंथ का ब्याज देना पड़ेगा। ये नुकसान है।
ये नुकसान है, लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है कि हमें तो 1.5 महीना और मिल गया, और 1.5 महीने में सरकार भी तैयारी कर रही है, आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। और मैं कहता हूँ आप लास्ट डेट की इंतजार ना कीजिए, आप अपने रिटर्न को टाइम से फाइल कीजिए और अपने पूरे अकाउंट्स को प्रिपेयर कीजिए। बिल्कुल। तो अभी से ही अकाउंट प्रिपेयर करने पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एडवांस टैक्स का जो ब्याज है वो बढ़ता रहेगा। इसके अलावा और क्या-क्या चीजें जो है अभी से लोगों को तैयार करके रखनी चाहिए, और जितना जल्दी हो जाए कि आपने अपने क्लाइंट्स के रिटर्न भरे होंगे, क्या फटाफट वो प्रोसेस हो रहा है, तुरंत ही प्रक्रिया पूरी हो रही है और ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, देखिए सरकार ने बड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर दिया है। अब जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं, वो तुरंत प्रोसेस होती है। हमने कई बार देखा है कि आपको जो रिफंड भी हैं, वो कई बार तो 48 घंटे से लेकर और 1 वीक के अंदर आ जाते हैं। कुछ रिफंड्स लेट होते हैं, पर ओवरऑल टाइम जो मुझे लगता है वो 15 दिन से लेकर 1 महीने में वो प्रोसेस होके आपको रिफंड मिल जाता है और आपको इंटरेस्ट भी उस पर मिल जाता है। और जैसे अभी हम बात जो कर रहे थे कि जो सरकार ने 1.5 महीना बढ़ाया है, तो आपको तैयारी यही करनी है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपनी इनकम को मैच करना है, अपने एक्सपेंडिचर को मैच करना है। अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में कहाँ-कहाँ से मेरे पास पैसा आया है। उसको ज़रूर ध्यान ध्यान रखिए। अगर आपके पास में कहीं से लोन आया है, आप ईएमआई भर रहे हैं, आप उसका ब्याज क्लेम कर रहे हैं, तो उन सब को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं, पुराने रिजीम में आप काम कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, हमने देखा है कि वो डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं। उनको लगता है कि डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे, हमें कोई पूछने वाला है नहीं। लेकिन सरकार ने ऐसे बहुत सारे केसेस पकड़े हैं, ऐसे बहुत सारे नोटिस दिए हैं, जहाँ पर लोगों ने फेक डिडक्शंस क्लेम कर लिए हैं और उनको फिर इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ वो पैसा भरना पड़ रहा है। तो आप ध्यान रखिए, आपको कोई डिडक्शन ऐसी क्लेम नहीं करनी है। आपको सही डिडक्शन क्लेम करनी है ओल्ड रिजीम में, और नए रिजीम में तो अपनी टैक्स की कैलकुलेशन भी सही करनी है। ने कहा कि सरकार ये ट्रैक कर लेती है, खर्चा भी जो है वो लोगों का ट्रैक हो सकता है, और उसी वजह से शायद ये 45 दिन और ज़्यादा दिए गए हैं। तो कैसे आप सावधानी रख सकते हैं कि सरकार जो है खर्चा ट्रैक करेगी, तो कम से कम जो टैक्स पेयर्स है उसे, उसके लिए तो ट्रैकिंग सही हो, उसे तो पता हो कि मेरा ये खर्चा हुआ है। देखिए अनुराग, आपने पता होगा कि आप अगर अपने बैंक में कैश जमा करवाते हैं, 2 लाख रुपए ज़्यादा अगर आप कैश जमा करवाते हैं सेविंग अकाउंट में, और पूरे साल में 10 लाख रुपए ज़्यादा आप कैश जमा करवाया, तो वो बैंक रिपोर्ट करता है सरकार को कि ये कैश ट्रांज़ैक्शन हमारे अकाउंट में या हमारे बैंक में जमा हुई है, इस फलाने पैन नंबर पर, इस वाले नंबर पर। करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए ज़्यादा की आपकी ट्रांज़ैक्शन हुई है, वो रिपोर्ट होती है। अगर आपने कोई ईएमआई आप भर रहे हैं, चूँकि वो आपके पैन नंबर से रिलेटेड है, वो आपकी रिपोर्ट होती है। आपने कोई सेल डीड की, कोई आपने परचेज़ किया, आपने इमोल प्रॉपर्टी परचेज़ की 30 लाख रुपए से ज़्यादा, वो आपकी रिपोर्ट करता है रजिस्ट्रार। आपने 10 लाख रुपए ज़्यादा म्यूचुअल फंड में लगाए, वो आपकी रिपोर्टिंग होती है। यानी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, उसके बाद में आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी जोड़ लीजिए। आजकल बहुत सारे नोटिस आते हैं जिसमें आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के बारे में पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कितना रेंट देते हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनकी फीस कितनी है, आप उनको कैसे पे करते हैं, चेक से पे करते हैं, कैश से पे करते हैं, आपके पास कितनी कारें हैं, आपका बिजली का बिल कितना आता है। तो ये तो आम आदमी को पता है कि मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितने हैं, मेरे अपने बाकी खर्चे कितने हैं और मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर का टोटल आपकी इनकम से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एलिमेंट है वो अनअकाउंटेड या अनरिपोर्टेड इनकम का है, और उस अनरिपोर्टेड इनकम के ऊपर टैक्स का रेट 30% नहीं होता है, 78% होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर से मैच करना बहुत जरूरी है। ये टैक्स पेयर्स को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के पास भी अब एडवांस सॉफ्टवेयर है और ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, उस वजह से अगर आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया तो जो टैक्स पेयर है वो दिक्कत में आ सकते हैं। सुनील जी, जिस तरह से 45 दिन की जो मियाद बढ़ाई गई है, तो क्या आपको एडवांस टैक्स जो भरने की डेट है 15 जून, वहां पर भी आपको 45 दिन अतिरिक्त मान लेने चाहिए, या फिर फटाफट 15 जून तक एडवांस टैक्स भर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना है जी। एडवांस टैक्स की डेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आपको पता होगा 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स देना होता है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। और ये जो आप एडवांस टैक्स जमा करवा रहे हैं, वो आप इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 फाइनेंशियल ईयर की जमा करवा रहे हैं।
आप जो आप रिटर्न भरेंगे वो 24-25 के लिए फाइल करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। रिटर्न 24-25 फाइनेंशियल ईयर की है, एडवांस टैक्स 25-26 के लिए है। तो 15 जून से पहले अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया है, तो फिर आपको 1% पर मंथ का जो इंटरेस्ट है, वो चालू हो जाएगा आपके हाथ में, आपको देना पड़ेगा। इसलिए एडवांस टैक्स 15 जून से पहले आप जमा करवा दीजिए। नहीं करवाया है, तो अभी भी जमा करवा दीजिए ताकि अगली इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े। बिल्कुल। तो अभी भी 15 जून से पहले आप एडवांस टैक्स जो है वो जमा करा दीजिए, क्योंकि एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन रिटर्न फाइलिंग वाला जो ईयर है FY25 उससे अलग है। तो ये टैक्स पे को दर्शकों को ध्यान में रखने वाली बात है। एक और चीज मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूंगा, जो कैपिटल गेन से जुड़े हुए नियम हैं, हमने देखा था 2024 में बदले थे। प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी के अंदर जो कैपिटल गेन होता है उसके नियम सरकार ने बदले थे, फिर काफी हंगामा हुआ, फिर दो दिए गए, 12.5% वाला भी और 20% वाला भी, विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो अब क्या 15 सितंबर तक आपके पास मौका है कैपिटल गेन टैक्स बचाने का, और किस तरह से उसे बचाया जा सकता है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया अनुराग जी। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट टूल आए थे, यानी लोकसभा इलेक्शन के बाद जो बजट लेके आए थे, उसमें 2 परिवर्तन किए थे बहुत बड़े अच्छे वाले। नंबर 1 उन्होंने कहा था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उस पर जो टैक्स होगा वो 20 की जगह 12.5% होगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पे 15 की जगह 20 कर दिया था, जहाँ पे लिस्टेड इक्विटी की बात थी। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, जो लिस्टेड इक्विटी पर हमको 1 लाख की छूट मिला करती थी, उसको 1,25,000 रुपए कर दिया था। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, लैंड, बिल्डिंग, मकान, दुकान के केस में आपको पता होगा, सरकार ने कहा था कि हम आपको इंडेक्सेशन नहीं देंगे। तो लोगों को बड़ा इसमें से नुकसान हो रहा था, कुछ लोगों को नुकसान था, कुछ को फायदा भी था, ऐसा नहीं है। फायदा और नुकसान दोनों तरफ था। तो सरकार ने उनकी बात मान ली और कहा था कि रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ, पहली बात तो मान लीजिए, ये जो एक्सेप्शन दिया गया है, ये केवल रेजिडेंट के केस में है, नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं है। एक बात, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। बेनिफिट क्या दिया कि आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर लीजिए, 12.5 के हिसाब से विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% के हिसाब से विद इंडेक्सेशन। और जो आपको फायदा नजर आए, जो टैक्स आपको कम नजर आए, वो आप जमा करवा दीजिए। लेकिन आपको 2 बातें इसमें याद रखनी है। पहली बात, अब कैपिटल गेन की जो कैलकुलेशन होगी, वो बिना इंडेक्सेशन की होगी। नंबर 2 बात, जैसे रिटर्न भरने की डेट 15 सितंबर हो गई है, आपको पता होगा, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी पिछले साल बेची, एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा, आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई और प्रॉपर्टी बेची, आपने खाली लैंड बेची, आपने शेयर्स बेचे, कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेची है, उसके बदले भी आप दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में एक से ज्यादा मकान ना हो। उसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई थी, कि 31 जुलाई से पहले-पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी नए रेजिडेंशियल हाउस में। हाँ, उन लोगों को फायदा हो गया जो जिन्होंने लास्ट ईयर मकान बेचा 24-25 एफवाई में, और अभी नई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे थे या नहीं हुई थी, उनको अब 15 से 45 दिन, 45 डेज का टाइम फालतू मिल गया है कि 45 डेज तक, यानी 15 सितंबर तक आप नई प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे, तो 54 धारा में या 54F जो भी आपको एप्लीकेबल है, उसमें आप टैक्स की छूट, इन कैपिटल गेन से छूट क्लेम कर सकते हैं। तो एक तरह से जो 45 दिन की राहत सरकार के द्वारा दी गई है रिटर्न फाइल करने की, तो जहां पर भी अगर पिछले साल आपने प्रॉपर्टी बेची थी और उसके बाद नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है और बड़ा कैपिटल गेन टैक्स बन रहा था, तो अभी भी मौका है 15 सितंबर तक। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स बच सकता है, ये बता रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग जी। सुनील जी, इसके अलावा हमने देखा है कि नोटिसेस भी है, जो फॉरेन एसेट से जुड़े हुए जो नोटिसेस हैं वो भी लोगों को आए हैं। विदेश में जो लोग काम करने गए उनके द्वारा जो डिक्लेरेशन दिया गया है, फिर उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक भी हैं जो विदेश के अंदर एनआरआईज हैं और हमारा ये शो देख रहे हैं और उनको रिटर्न भरना है, तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे वो नोटिस से बच सके? अनुराग जी, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग बहुत लापरवाही करते हैं, लोगों को पता नहीं है। सरकार ने एक नियम दे रखा है कि अगर आप रेजिडेंट इंडियन हैं, रेजिडेंट यानी 182 दिन से ज्यादा आप हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं, तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं, चाहे आप विदेशी नागरिक भी क्यों ना हो। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस सिटीजनशिप से नहीं है, नंबर ऑफ डेज से है कि जितने दिन आप हिंदुस्तान में रहे, इंडिया में रहे।
तो फिर आपको अपनी फॉरेन असेट्स को डिक्लेयर करना होता है। और अगर आप रेजिडेंट हैं और फॉरेन में आपकी कोई भी असेट है, मान लीजिए आपका विदेश में कोई खाता है या आप किसी विदेशी खाते में सिग्नेटरी भी हैं, बेनिफिशियरी भी हैं, आपने कोई शेयर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं या डायरेक्टर हैं विदेश की, आपने कोई बचत खाता भी खोल रखा है, बाहर कभी गए पढ़ने और आपने वहां बचत खाता खोल दिया, या आपका कोई बिजनेस है आपने कोई खाता खोल दिया, ऐसे लोगों को सबको अपने फॉरेन असेट का एक कॉलम है इनकम टैक्स रिटर्न में, उसको फाइल करना, उसको फिल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना कि अगर आप आईटीआर 1 भर रहे हैं और आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट है, तो आपके पास फॉर्म का अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा, फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस है और ब्लैक मनी एक्ट में आपको पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कोई भी फॉरेन एसेट है। और एक और बात है अनुराग जी, आपकी इनकम मान लीजिए 2.5 लाख से या 3 लाख से कम भी है, तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है वैसे तो। अगर आप 2.5 लाख से कम या 3 लाख से कम है, नई रिजीम में, पुराने रिजीम में 2.5 लाख से कम है। लेकिन अगर आपका फॉरेन एसेट है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और कोई इनकम नहीं है भारत में, तब भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, जरूरी है, वरना 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी हैं, जो फॉरेन एसेट से जुड़े हुए या फिर कभी आपने विदेश के अंदर बैंक अकाउंट खुलाया है तो इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी दे दे, वरना पेनल्टी लग सकती है। एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा सुनील जी, कई सारे लोगों को इस बार नोटिसेज आए हैं जिन्होंने कुछ पॉलिटिकल डोनेशंस दिए या फिर और कोई डिडक्शंस क्लेम किए, तो उन नोटिसेस से कैसे बचा जा सकता है और अब जो नोटिसेस आए हैं उनके क्या जवाब देने चाहिए? और अगर बहुत से लोग कोई घबरा भी रहे हैं तो क्या उन्हें चिंतित होने की जरूरत है? क्या इसमें कुछ बड़ा कंप्लायंस इशू हो सकता है? अनुराग जी, बहुत बड़ा कंप्लेंट इशू है। आजकल आपने देखा होगा साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, जहाँ पर लोगों को लालच दिया जाता है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे और लोग लालच में आ जाते हैं और आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अपना मूलधन भी गँवा बैठते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ है और विशेषकर ये सैलरीड एम्प्लॉयी के केस में हुआ है, जहाँ बहुत सारे गैंग ने ये कहा कि हम आपको इनकम टैक्स का रिफंड दिलवा देंगे और रिफंड के नाम पे उन्होंने क्या किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिखा दी या पॉलिटिकल पार्टी को चेक दिया, फर्जी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या ट्रस्ट के नाम पे डोनेशन दे दिया। आपको पता होगा बहुत रिपोर्ट हुआ था न्यूज़पेपर में भी ये, और वो सब फर्जी निकले सारे क्लेम। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस देने शुरू कर दिए, और जब आपको नोटिस आएगा तो मैंने बताया था, फिर आपको पेनल्टी इन और इंटरेस्ट के साथ में टैक्स जमा करवाना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए अगर आपने ऐसा कुछ आपसे हो गया है या आपको लगा कि आपके पास उसका प्रूफ नहीं है या आप किसी फ्रॉड में आ गए हैं, तो अगर आपको नोटिस आ गया फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको फिर तो नोटिस को फेस करना पड़ेगा, उसका रिप्लाई देना पड़ेगा और डिपार्टमेंट जो आपको टैक्स और पेनल्टी लगाएगा वो आपको देनी पड़ेगी। आपको नोटिस नहीं आया है, आपसे गलती हो गई है, आप मान सकते हैं, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और आप पेनल्टी से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई फर्जी क्लेम है, तो कृपया आप अपने आप को रेक्टिफाई कर लीजिए। हाँ सर, ये अपडेटेड रिटर्न की जो आपने बात करी, तो कितने सालों तक, कितने पिछले सालों तक का जो है आपको लगता है कि रिटर्न फाइलिंग में गलती हो गई तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करके बचा जा सकता है? देखिए, पहले आपको 2 साल मिला करते थे। 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट, यानी जो 22-23 असेसमेंट ईयर है, उसकी रिटर्न आप 31 मार्च 25 तक भर सकते थे। यानी 21-22 फाइनेंशियल ईयर, 22-23 असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 25 तक जा सकती थी। 50% टैक्स आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता था। पिछले बजट में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको रिलीफ दिया कि 4 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। 4 साल, असेसमेंट ईयर के 4 साल तक। यानी अगर आप 31 मार्च 26 तक रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो 31 मार्च 22, 21-22 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न। फाइनेंशियल 21-22 की रिटर्न 22-23, 31 मार्च 26 तक आप फाइल कर सकते हैं। आपको लेकिन 70% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा उसमें। इंटरेस्ट प्लस टैक्स का 70% आपको और देना पड़ता है, लेकिन आपको प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, आपको पेनल्टी लगेगी। तो आप चेक कर लीजिए, अगर आपसे कोई इनकम एस्केप हो गई है, आपने कोई इनकम अपना भूल गए हैं, भरना भूल गए हैं और आपकी एआईएस में अब दिखाई दे रही है, इससे पहले कि आपको नोटिस आए, आप अपडेटेड रिटर्न भर दीजिए। बेसिकली सरकार सेल्फ कंप्लायंट का एक फॉर्म दिया है कि आप सेल्फ कंप्लायंट कर लीजिए, हम नोटिस देंगे तो फिर आपको दिक्कत ज्यादा होगी। इसलिए आप चेक कर लीजिए,
पिछले सालों में 4 सालों में कोई गलती है, अपडेट रिटर्न फाइल के आप चैन की नींद सो सकते हैं। सरकार कह रही कि 4 साल तक आपको मौका दे रहे हैं कि आपके द्वारा अगर कोई गलती हुई है और आपको उस गलती का एहसास जो है वो इन 4 सालों में हो रहा है, तो उस गलती को सुधार कर लीजिए, उस पर थोड़ी पेनल्टी दे दीजिए और उसके बाद अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए, तो उस गलती से जुड़ी हुई कोई भी सजा नहीं होगी। क्या ये मानना सही है? यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, सरकार ने आपसे कहा है कि आप 4 साल तक अगर आप 1 साल डिले कर रहे हैं, तो 25% एक्स्ट्रा है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट का। 2 साल कर रहे हैं, 50% एक्स्ट्रा है, 3 साल में फाइल कर रहे हैं, 60% एक्स्ट्रा है और 4 साल में फाइल कर रहे हैं, तो 70% एक्स्ट्रा। यानी आप 4 साल तक विदाउट पेनल्टी, इसमें पेनल्टी नहीं है, खाली आपसे 70% एक्स्ट्रा ब्याज टैक्स ले रहे हैं। आप फाइल कर दीजिए, आपको प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, पेनल्टी नहीं लगेगी आपके ऊपर। और कुछ नोटिसेस जो है लोगों को इस बात के भी आए कि एचआरए जो क्लेम किया गया वो सही तरीके से नहीं क्लेम किया गया, उसको गलत एचआरए क्लेम किया गया। तो एचआरए क्लेम करते समय, क्योंकि बहुत से लोग अभी रिटर्न फाइल करेंगे, तो किन चीजों को देखना चाहिए, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो बाद में वो दिक्कत में नहीं आए। देखिए अनुराग, एचआरए क्लेम जो करते हैं लोग वो सैलरीड एम्प्लॉई ही करते हैं और जिनको टैक्स के कानून की बहुत कम समझ होती है और उनके पास टैक्स एक्सपर्ट भी नहीं होते हैं, तो उनको तो ये शो जरूर देखना चाहिए मेरे हिसाब से। हाउस रेंट अलाउंस अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो एक बात है, इसका मतलब ओल्ड रिजीम में है। तो एक बात तो आप ये मान लीजिए कि नए रिजीम में एचआरए की छूट नहीं मिलती है, हाउस रेंट अलाउंस छूट नहीं मिलती है। लेकिन आप ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने आपको बेनिफिट दिया है कि सैलरीड एम्प्लॉइज हर साल चेंज कर सकते हैं अपना रिजीम। उनको वो बेनिफिट जिसमें ज्यादा नजर आए, न्यू रिजीम में तो न्यू रिजीम में कर लीजिए, ओल्ड रिजीम में तो ओल्ड रिजीम में कर लीजिए। लेकिन अगर आप एचआरए की डिडक्शन क्लेम करें तो आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक बात कि अगर आपने एचआरए क्लेम किया है, तो आपके पास में उसकी बाकायदा रसीद होनी चाहिए, कोई रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, आप कोशिश करें आप चेक से पेमेंट करें, क्योंकि आपको पैन नंबर देना होता है कि आपका लैंडलॉर्ड कौन था। अब लोग करते क्या है कि अपने किसी रिलेटिव के नाम से वो चेक दे देते हैं या उनका एक रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं, रहते कहीं और हैं, या आपने घर में किसी को रेंट दे दिया। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी रेंट दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने पेरेंट्स को वो इनकम आपके पेरेंट्स ने अपनी रिटर्न में दिखानी पड़ेगी, एक बात तो ये रखना है। और जब आप रिटर्न फाइल करें तो उनका बाकायदा पैन नंबर डालें। दूसरा, वो हाउस या मकान जिसमें आप रह रहे हैं वो पेरेंट्स के नाम से होना भी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा रेंट दे रहे हैं, 50,000 पर मंथ का रेंट एचआरए क्लेम कर रहे हैं, तो रेंट दे रहे होंगे 50,000 से ज्यादा अगर, तो आपको 5% टीडीएस भी काटना होता है। मैंने देखा है अक्सर केसों में लोग भूल जाते हैं, टीडीएस नहीं काटते हैं और उनको फिर पेनल्टी का नोटिस आता ही आता है। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिए, जहां आप रह रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, बाकायदा उसका पैन नंबर आपको देना है, चेक से पेमेंट देनी का है। खुद का और घर जहां आप नहीं रह रहे हैं, है, जिनका खुद का घर है और जिसमें उन्होंने लोन लिया हुआ है, लेकिन उस घर पे भी एचआरए क्लेम करते हैं और वो पैसा वाइफ को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आएगा। जिसका पास खुद का घर है उन्हें तो एचआरए क्लेम करना ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। आपका खुद का घर है, तो एचआरए आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, ये कुछ ऐसे डिसीजन आए हैं, जहाँ वाइफ का मकान था, वाइफ के नाम से फ्लैट था, अपनी सोर्सेज़ उन्होंने फ्लैट लिया और आपको उसको एचआरए आपको रेंट पे दे दिया। तो कुछ ट्रिब्यूनल से कहा है कि भाई नहीं हो सकता है कि आपको वाइफ को रेंट देना हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। अपना मकान है, तो आप एचआरए क्लेम ना करें। आप हाउसिंग छूट क्लेम कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं उसमें इंटरेस्ट। बिल्कुल। तो अपना मकान है तो आप एचआरए का गलत जो क्लेम है वो नहीं करें, और बाकी भी अगर आप गलत क्लेम करते हैं तो सरकार के पास टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और कहीं ना कहीं आप पकड़ में जरूर आ जाएंगे। तो सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए, जहां पर हमने दर्शकों को बताया कि जो 15 सितंबर तक सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई है, लेकिन उसके फायदे हैं लेकिन नुकसान भी हैं, तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको, अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भर रहे हैं तो ब्याज जो है वो बढ़ता रहेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप एडवांस टैक्स भी भर दीजिए और आपका जो रिटर्न फाइल है वो भी 15 सितंबर तक इंतजार नहीं करिए, जल्दी से जल्दी रिटर्न फाइल भी कर देना चाहिए। तो टैक्स मंत्रा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।